ओके, तो आज हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमने देखे थे कि उसके आइसोमर्स कैसे, उसमें नोमेनक्लेचर कैसे करने थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं कि इसको, हमने देख लिया। अब ये वाला टॉपिक भी ऐसा है, आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट इन डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब यहां पे कैसा है, आपके पास इसके दो टाइप हैं, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो आइसोमर। तो यहां मैंने एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, तो कंप्लीटली फ्लो चार्ट है आपका, और ये काफी आपको आसान होगा, काफी कह सकते हो कि मुश्किल से आपको 5 मिनट में आपको पता समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे सब डिफरेंसेस हैं। तो देखिए यहां पे मैंने आपको पहले दिखाया है कि जिसको जगह मैंने सर्कल बनाया रेड मार्कर से, तो मैंने वो स्ट्रक्चर को बताया है। इसमें सबसे पहला आपका, आप कंफ्यूज मत होइए, सबसे पहले आप एरो को देख लीजिए। यहां पे पहले मार्किंग कर लेता हूं, नंबर 1। आप पहले इस पे आ जाइए वाले एरो पे। तो आयनाइजेशन आइसोमर, मैंने यहाँ पे एम करके छोड़ दिया मैंने, क्योंकि जगह कम था, तो आइसोमर में इतना लिखा है मैंने। तो हैविंग सेम फॉर्मूला बट शो द डिफरेंट आइसोमर्स बिहेवियर। आइसोमर से इसके अलग तरह के बिहेवियर होते हैं, भले ही सेम फॉर्मूला होते हैं। फर्निश डिफरेंट टाइप ऑफ आयनाइज, आयनाइज के वजह से अलग अलग चेंजेस करते हैं, इसकी वजह से ये बस इसका नाम दिया गया है आयनाइजेशन, आयोनाइज, आयंस की एक्सचेंज होते हैं इसमें। तो इसमें जो आयंस के जो होते हैं, जो बाहर ये आपका भाग है जिसको आप लोग स्पेरिका आयनाइजेशन आयनिक स्पेयर का नाम देते हैं, ये अंदर चेंज करते हैं, और अंदर में जो लिगेंड होते हैं इनको बाहर लेके आते हैं। अब इनमें चेंजेस की वजह से कलर चेंजेस होते हैं। जैसे देखिए यहां पे बताया गया है, इनमें ये ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं, तो ये रेड वायलेट का बनता है, रेड वायलेट यहां पे लिखा भी गया आपके पास। जब इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं BaSO4 विद द BaCl2, जिसमें SO4 का कंफर्मेशन दिया जाता है कि हाँ यहां पे SO4 प्रेजेंट है। सेम उसी तरह ये इंटरचेंज जब करते हैं तो अंदर के लिगेंड को बाहर लेके आते हैं, लिगेंड को आगे तक चेंजेस करते हैं, तो ये रेड कलर का फॉर्म करते हैं। उस समय येलो कलर का प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे की तरफ बैठ जाना, आपको पता होगा इस चीज का, और AgBr विद द AgNO3 ये तैयार करवाते हैं, जहां पे एक Br नेगेटिव आयन, Br नेगेटिव आयन ये चीज का वो कंफर्मेशन देते हैं, ठीक है। अब इधर से जाते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर देखिए ये यहां पे रहा, इसको नहीं, यहां देखिए हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब आपका पानी कंटेन करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज बोथ लिगेंड एज वेल एज द सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब वो जो वाटर डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब वहां पे जो मिक्सिंग होते हैं, एक्वस में तैयार होते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन मतलब पानी के, मतलब कि सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा 10th क्लास में आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा था, जहां पे जिप्सम के फॉर्मूले में लास्ट में डॉट लगा के वो लोग H2O बताते हैं कितने प्रेजेंस होते हैं। सेम यहाँ पे भी देखिए वैसे ही हमारे पास कंपाउंड जो है वो CrCl3 6H2O, मतलब ये क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, अगर आपके फॉर्मूले में H2O है तो वो दोनों ही बिहेव करेगा एज लाइक अ लिगेंड और एज लाइक अ वाटर क्रिस्टल, मतलब वाटर क्रिस्टल का फॉर्म में तो है वहां पे। तो इनके ये अलग अलग टाइप के आइसोमर देखिए, यहाँ पे H2O अंदर आते गए हैं, जितना चेंजेस करते गए। अब इसमें शो क्या करते हैं, जितना वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रहता मतलब कि आयनाइज उतना ज्यादा प्रेजेंस क्रिएट करवाना, उतना फ्रीली, मतलब ये कंप्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाते हैं और करंट कंडक्ट करवाते हैं। तो वैसे बताया गया है प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कलर कंडक्टिविटी मेजर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब वापस यहां से निकलते हैं हम, तीसरे की तरफ जाते हैं। अब ज्यादातर आपको थोड़ा ये, अगर देखिए आपको नींद आ रहा है तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए मैंने नींद ना आए से मैंने ऐसा बना के दिया आपको, ताकि आपको ध्यान देना पड़ जाए, ठीक है। ओके, यहाँ पे दिया है लिंकेज। लिंक मतलब जो अटैचमेंट होते हैं, अटैचमेंट, ये तो आप इसको बहुत अच्छे समझते हैं अटैचमेंट मतलब क्या होता है, बहुत लोग हो जाता है अटैचमेंट, पर यहाँ पे अटैचमेंट हुआ है लिगेंड का, वही लिगेंड। आप अगर देखो ना, तो अगर मैं यहाँ पे जब मैं मुझे फॉर्मूला दिख है, जैसे आपके पास ये फॉर्मूला है CO, मतलब उस एग्जाम्पल तौर पे ले रहा हूं, मेटल एक फूल है, बहुत सारी कलियां हैं कह सकते हैं, वैसे लिगेंड है, ये जगह अटैच होता है, सेंटर मेटल कहीं जाता नहीं है, लिगेंड आते हैं बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, ये भाई सब मस्त एकदम ऐड करते रहता है।
ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन द लिगेंड हैव द टू डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम मतलब उसके पास जो लिगेंड होंगे वो डोनर्स होंगे, डोनर एटम को डोनर एटम कहते हैं हम लोग। एम्बिडेंट होगा, हमको कल को बताया था मैंने एम्बिडेंट, एम्बिडेंट मतलब कि उनमें जो एटम्स पाए जाते हैं दोनों ही एट ए टाइम साइमल्टेनियसली एक के बाद अपने लिंकेज क्रिएट करवा सकते हैं। तो वहां पे इनका सेंटर मेटल के साथ लिंकेज, देखिए ये रहा सेंटर मेटल, ये देख लो बीच में भाई साहब है यहाँ पे सेंट्रल मेटल, और ये आपके पास अमोनिया के ग्रुप कंटेन कर रहा है यहाँ पे NOH NO2। जरूरी नहीं है कि हमेशा नाइट्रोजन ही बॉन्डिंग करे, यहाँ पे चाहे तो वो ऑक्सीजन भी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, इनमें वही चीज बताया गया है। अब इनमें कहना है कि जब अगर नाइट्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं तो वो येलो ब्राउन कलर का फॉर्म क्रिएट करते हैं, अदर देन अगर ऑक्सीजन बॉन्डिंग करेंगे तो वो रेड कलर का फॉर्म करेंगे। अब अगर कलर फॉर्मेशन होता है तो मतलब कंपाउंड की वजह से, बॉन्डिंग की वजह से इनके बिहेवियर भी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि इनका कहना है इन दोनों में कंटेन जो फॉर्मेशंस होते हैं डिफरेंट कलर और इनके एसिडिक बिहेवियर, कलर काफी रोल प्ले कर रहा है। आगे आप पढ़ेंगे कि इसमें कलर बहुत ज्यादा पूछते हैं कि कैसे कैसे कलर बाइंडिंग क्रिएट करते हैं बैलेंस बाइंडिंग बॉन्डिंग थियरी यहाँ पे करने देखे जाते हैं। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे दिया गया है येलो कलर फॉर्म करते हैं येलो वाले, और दूसरा रेड वाला। येलो वाला जो होता है वो स्टेबल टुवर्ड द एसिड, एसिड की तरफ वो स्टेबल रहते हैं, लेकिन वहीं पे अगर रेड वाले की बात करें तो ये इजिली डिकम्पोज होते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। अब ये आपका तीसरा हो गया। अब चौथे हम इस लाइन के थ्रू यहां पे आते हैं, चौथे पे आपके पास कोऑर्डिनेशन, कितनों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब ये जो बाहर, जैसे आपने कोऑर्डिनेशन नाम पढ़ा है एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन, बाहर की तरफ वाले जो होते हैं वो आयनिक स्तर वाले होते हैं, तो ये कितने से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, विच हैव द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीसीज, दोनों ही कंटेन करते हैं। तो इनमें क्या करते हैं अपने इंटरचेंजेस कर पाते हैं। देखो मैंने यहां सिंपल में देखिए आपको लिख के रखा है प्लस माइनस का, ये आयनाइजेशन स्क्वायर की बात कर रहे हैं। आप यहां पे देख लीजिए ये जो ग्रुप है कोबाल्ट के साथ अमोनिया और वहां पे क्रोमियम के साथ, ये आपस में इसको ही चेंजेस कर लेते हैं। क्लियर हो गए। अब आखिरकार पांचवा वाला है लिगेंड आइसोमर। लिगेंड आइसोमर्स में आप लोग ने आइसोमर्स, देखो आइसोमर्स आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है कि आइसोमर्स क्या आता है, अलग अलग मतलब एक ब्रांचेस को यहां से कहीं और लेके चले जाओ, फॉर्मूला सेम रहता है, बस नाम चेंज होता है सेम। अब ये यहाँ पे जो आपके पास है लिगेंड आइसोमर्स, तो यहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कहते हैं मोर देन वन आइसोमर्स फॉर्म। देखो CH3 CH2 CH मतलब ये तक आपका हाइड्रोकार्बन रहा। अब यहां पे अमाइन जुड़ा हुआ है, अगर आजू बाजू में जुड़ा हुआ है अलग अलग भी जुड़ सकता है, स्टेबल अपने पास रख सकता है, ये एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट आपको मैं बताता हूं मैं कि आपके पास स्टेरियो आइसोमर्स के बिहेवियर कैसे, क्योंकि इसी में आपके चार चार मसले सवाल आने लगते हैं। यहां जब आपको बस इसका वो पूछते हैं आगे आपको बताते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए भी, आप लिख लीजिए इसको अच्छे से। ओके, तो अभी इससे पहले हमने स्ट्रक्चर का सीखा था, अब यहाँ पे स्टेरियो आइसोमर का है। चलिए इसका हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं, जिसका काम हो जाता है उसको वहां से हटा दिया जाता है। इसलिए जब तक आप अपने लाइफ में काम में आएंगे आपकी वैल्यू हो गई, अदर देन आप चाहे कुछ भी हो, अगर आप कोई काम के नहीं, आप एक वेस्ट मटेरियल की तरह से हैं। ठीक है, तो आप अपनी पहचान बना लीजिए लाइफ में। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ओके, यहाँ पे स्टेरियो आइसोमर है, इसका मतलब होता है डिफरेंट एटॉमिक ऑक्यूपाई डिफरेंट स्पाइटल पोजीशन। अगर आपको मैं ये कहूं कि डिफरेंट स्पाइटल पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्पाइटल पोजीशन ओके, द एबिलिटी ऑफ प्रिसाइज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और लाइन और प्रिंट इन अ स्पेस रिलेटेड टू द वन बॉडी टू द रिलेटेड टू अदर बॉडी। अगर हम इससे बात करें कि मतलब वो ऑब्जेक्ट कहां पे, मतलब एबिलिटी टू प्रिसाइज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस जगह पे लोकेट कर रहे हैं, लाइन और प्रिंट इन स्पेस, पर्टिकुलर ये जो स्पेस कंटेन करते हैं वो कहां पे ऑब्जेक्ट स्टेबल रह रहे हैं, साथ ही साथ रिलेटेड टू द वन बॉडी, दूसरे से कनेक्टेड के थ्रू वो कहां से कहां रह रहे हैं। राइट, ओके, तो ये आपका हो गया डिफरेंट एटम्स ऑक्यूपाई डिफरेंट स्पाइटल पोजीशन, मतलब वो दूसरा वाला एटम वो कहां पे रह रहा है, वो पूरे स्पेस में कहां एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे के साथ बॉन्डिंग में है, यहाँ पे ये अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम्स। ठीक है, अब यहां बात करते हैं हम लोग, आगे जाते हैं। तो आगे आपके पास यहां पे आता है
कि अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये खुद दो टाइप्स के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स और दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहां सबसे पहले आपको वापस मैंने क्या किया, पहले आपको स्ट्रक्चर समझाया, फिर स्टेरियो आइसोमर्स में हमारे पास ज्योमेट्रिकल वाला आया। अब इसमें कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल मतलब वो जो फिगर तैयार करते हैं, इन प्रॉब्लम का पे फिगर बन के आता है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में तो पहले भी आया था। तो फोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्रिएट करवाते हैं। फोर कोऑर्डिनेशन मतलब अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 4, या तो उसको पेंटाहेड्रल करोगे, या तो स्क्वायर प्लानर, या तो उसके शेप में क्रिएट करते हैं। अब स्क्वायर प्लानर जो होता है, देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने MA4 MA3B MAB3, मतलब M मतलब सेंट्रल मेटल, A B ये जो है ये लिगेंड्स है, मोनो लिगेंड्स, अलग तरह के लिगेंड्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो अब इनमें जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला पे दिया गया Na2B2 n का पावर +1 प्लस माइनस, मतलब बाहर कटायंस अनायंस दोनों हो सकते हैं, मैटर नहीं करता। पर अंदर में जो होंगे सेंटर मेटल के साथ दो डाई लिगेंड वाले ऐसे कंडीशन होंगे, दो लिगेंड सेम वाले होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लिगेंड है, ए और बी, ए भी सेम बी भी सेम, तो यहाँ पे क्लोरीन भी सेम है, अमोनियम भी सेम, अमोनिया भी। तो अब यहाँ पे सीज और ट्रांस कैसे पहचान है, यही मेन आंसर है, सीज और ट्रांस। बाकी सब उसके अलग अलग टाइप्स है। सीज और ट्रांस में अगर दोनों सेम टाइप पढ़ते थे तो सीज समझने के लिए देखिए सी बनता है यहाँ पे, सी सीज, और ट्रांस मतलब वो सब चले जाते हैं। तो अब उसी में दूसरा आता है जहां पर मतलब दो लिगेंड सेम और दो अलग अलग, ये रहे हमारे पास। इसके अलावा चारों लिगेंड ही अलग अलग, अगर वो अपना सी स्टार्स कैसे बनाएंगे तो यहाँ पे कोई सी स्टार्स आपको वर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दो साथ में रहने वाले लिगेंड, जैसे कि यहां मैंने ग्लाइसिन का मैंने यहां पे लिया, मैंने एक EN करके भी आता है हमारे पास, EN करके, ऐसे वाले वो तो दोनों रहते हैं, ट्वाइस में रहते हैं लिगेंड में, जो होते क्या है, सेंट्रल मेटल से फर्स्ट से लेके एंडिंग तक का वो अटैच करते हैं, फर्स्ट टू लास्ट, ये सारे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। पर देखो ये इनमें अंतर है, आप देख सकते हैं दोनों में अंतर है, तो ये अलग वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसमें सीज कैसे हुआ, ये देखिए सेम कंटेन करते हैं। आप अगर सब मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ सेम ही बनेगा, बट इसमें कैसे है, ट्रांस में कैसे, ये उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, ओके। आपको मैं नेक्स्ट बताता हूं मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे होते हैं, उनके फॉर्मूला कैसे होते हैं, और वहीं पे आपका आता है 4 3 मार्क्स, जहां पे पूछे जाते हैं कि आखिरकार कैसे उसके मैग्नेटिक बिहेवियर है, मूवमेंट कैसे, डायपोल मूवमेंट कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ठीक है, सही। तो देखिए इससे पहले मैंने ये पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमारे पास जो 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड वाले थे वो वाले ग्रुप हमने देखा था। ठीक है, अब जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दूसरा भाग आता है, वो है 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आप थोड़ा फिगर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे आप वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहां आपको इसी का ही आपको भाग मिलने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन वाले केस। ठीक है, इसके देखिए इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने साफ यहाँ मैंने लिख के रखा है, क्योंकि ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे ज्यादा कुछ ऐसे कुछ लिखने वाला है ही नहीं अलग से। तो यहाँ मेंशन है कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशंस, कोऑर्डिनेशंस नंबर जो होते हैं, आप जो सेंट्रल मेटल आयंस के लिए आप जो ढूंढते हो कि उसमें कितने लिगेंड जुड़ेंगे इस चीज के लिए, तो वो कह रहा है कि इसमें 6 ही जुड़ेंगे, मतलब 6 ही लिगेंड रहेंगे। ये लिगेंड के यहाँ पे पता ये लिगेंड इसमें जुड़ेंगे। ओके, और वो ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएंगे। अब उसमें 8 फेज, साथ ही साथ 8 इक्विवेलेंट वर्टेक्स होंगे, 8 इक्विवेलेंट वर्टेक्स यहां इसमें दिख नहीं रहे। ठीक है, ओके। अब इस वाले केस में यहाँ पे 3 टाइप है। तो पहला आता है ये फॉर्मूला है, वो मैंने पहले बताया था, आपके पास आपको फॉर्मूला दिए जाएंगे। इस फॉर्मूले में सेंट्रल मेटल M, सेंट्रल मेटल A और B, इसका मतलब है लिगेंड। तो 4 लिगेंड A वाले और B लिगेंड 2 वाले। इसका मतलब इसमें आपके पास जो लिगेंड है A वाला, कौन सा, आपने कोई भी अपने पकड़ा, यहाँ पे कौन सा अमोनिया, ये 4 हो गए। तो देखिए यहाँ पे 4 है, बाद में 2 अदर लिगेंड होंगे जो कि बाई लिगेंड्स होंगे, सेम दिखने वाले, क्लोरीन लिया है। अब इस वाले में देखो उन्होंने 2 फिगर बनाया, ये सीज वाला क्योंकि ये एक तरफ आया और ट्रांस अपोजिट चले गए। फिर इसमें दूसरा वाला भाग आता है जिसमें 3 ट्राइलिगेंड सेम होते हैं, 3-3, पहले में 4-2 था, अब 3-3। तो 3-3 में इनके दोनों के फिगर, ये थोड़ा डायगोनल का फिगर बनाते हैं आपने, डायगोनल। अब इसमें थोड़े नाम भी अलग, इसमें इनका कहना होता है ये जो सीज बनाते हैं, सीज वाला भाग देखो यहाँ पे भी 3 ऐसे और 3 ऐसे,
तो मैं कहना था क्लोरीन जो एक तरफ, तीनों एक तरफ आते हैं, सेम फेस क्रिएट करते हैं, उसको हम फेशियल फेस आइसोमर्स के नाम से ही पहचानते हैं, फेशियल फेस। दूसरा, इनमें देखो इनका कहना है कि दो एक तरफ और दो एजेस में पाए जाते हैं। क्लोरीन जो है वो एक्ट एज वो प्रेजेंट होते हैं दो डायगोनल शेप, मतलब ये इसके वर्टेक्स के शेप पे, दो एक्सिस, दो अलग अलग एजेस में पाए जाते हैं। तो उनको यहाँ पे नाम दिया गया पेरिफेरस आइसोमर या तो मेरिडोनल आइसोमर, मेरे ये नाम से पुकारने में, मतलब आपको सीज और ट्रांस के अलावा आपको दो और नाम मिल जाते हैं, पर आपको इस वाले भाग में मिलते हैं। इसी में इसका तीसरा भाग है। तीसरा भाग देखिए इसमें दिया गया है, जहां पे दो लिगेंड सेम दिखने वाले, दो लिगेंड और दो लिगेंड अलग होंगे, पर ये जो होंगे ये चार चार करने गए। देखो ए, इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में। यहां पे ए डबल कैपिटल ए मैंने लिखा है, अब ऐसा क्यों? तो देखो यहां पे ई एन है, ई एन हमने इससे पहले भी पढ़े थे। ई एन कैसा है? एक चैन है, NH3 CH2 CH2 NH3, ये इसका चैन है। इनमें कैसे होते हैं कि सब लोग इनके कॉर्नर टू कॉर्नर पे एक ही एक स्टेबल करते हैं, एक ही एक अटैच होते हैं, पर इनमें कैसा होता है कि नहीं, कंप्लीटली दो में तो खुद ही अटैच होते हैं। इसका मतलब देखो ये जो EN का मतलब है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको रफली बताऊं, अगर आपको मैं यहां पे मैं, और इसमें पहले बात है इसके डायगोनल, इसके जो बॉन्डिंग बनते हैं, पहला तो ये एजेस वाले, फिर चार कॉर्नर वाले। अब अगर मैं कहूं कि यहां पे नाइट्रोजन देखो NH3, ये बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, मतलब इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, अगर यहां पे NH3 है तो ये बॉन्ड क्रिएट करेगा, इसके साथ कौन है? CH2, फिर बॉन्ड हो रहा है, पूरा जगह थोड़ा कम करना पड़ेगा, CH2, फिर ये बॉन्ड क्रिएट कर रहा है किसके साथ? CH2, फिर बॉन्ड किसके साथ क्रिएट कर रहा है? NH2, और वो जाके जुड़ा रहेगा इस वाले भाग से। तो इसीलिए ये एक N और ये एक N, यहां पे N to N लिखा हुआ है, ये कंप्लीट ऐसे बॉन्डिंग है। वैसा बॉन्डिंग यहां भी रहेगा, दो क्लोरीन एक तरफ है तो सीज हो गए, ऑपोजिट में तो ट्रांस हो गए, समझे? तो ये फिगर अलग अलग, बस आपको फिगर पहचानना है कि आखिर का आइसोमर में जो ज्योमेट्री वाला भाग पढ़ रहे हैं हम लोग, वो कैसे कैसे फिगर बता रहे हैं, कैसे कैसे फिगर आते जा रहे हैं। अभी और है, अब आप इसका पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर वो भी सिर्फ ऐसे फिगर वाले बताए गए हैं। उसके बाद आपका चालू हो जाएगा वैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है? रैपर लिख लीजिए, चलो क्या, ठीक है? देखिए अब इससे पहले क्या था, ज्योमेट्रिकल 4 कोऑर्डिनेट वाला था, 6 कोऑर्डिनेट वाला था, जो ज्योमेट्रिकल वाला था। अब है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल वाले में आप लोग ने अगर सेकेंड पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया है तो वहां आपको सुनने के लिए मिलेगा लेवनोट्रे डेक्सोट्रे वाला केस। इफ नहीं तो चीजें यही से बन के आती है। पहले तो यह समझिए उसका मतलब होता है कि यहां बताया गया चिलरिटी मतलब दिया गया दोज कंपाउंड विच शो द चिलरिटी। अगर मैं चिलरिटी आपको मैं समझाऊं तो जो सुपर इम्पोज या मतलब जो एक टाइप का बीच में से या उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो हूबहू वैसा नहीं होगा। अगर आपको मैं ये कहूं कि देखिए ये ए है और मैं इसको मिरर के सामने रखा और ये भी ए ही बना, तो ये वाला फिगर कहलाएगा सिमेट्रिकल। आपका ये सिमेट्रिकल आपका कहलाएगा, ये SYM में लिख देता हूं, मेरा सिंपल सा आपका सिमेट्रिकल। अगर मैं ये कहूं कि बी मिरर इमेज पे ये उल्टा बी बन रहा है तो ये हो गया मिरर इमेज, इसको मिरर नाम से इमेज से पहचानते हैं, मिरर इमेज। साथ ही इसको हम इन्वर्सल लेटर इन्वर्सल के नाम से भी पहचानते हैं, फिजिक्स में आता है इस टॉपिक। तो अब ये हो गया उल्टा इमेज। अब लेकिन अगर मैं इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगा ना तो वो हूबहू नहीं होगा। अगर मैं सिंपल अगर मैं बात करूं कि ये मेरे हाथ का, अगर अपने मिरर इमेज मैंने बनाया तो ये मेरा बनेगा। अगर मैं मिरर में देखूंगा तो अब मैंने ये लिया और मैंने इसके ऊपर मैंने इसको रख के देखा, ये हूबहू सेम नहीं है, ठीक है? सेम तो हो नहीं रहे, तो मतलब ये दोनों आपस में फिगर कैसे हो गया? असिमेट्रिकल। तो जो कंपाउंड अपना असिमेट्रिकल कंपाउंड ये प्रॉपर्टी शो करे उसको हम चिरलिटी के नाम से पहचानते हैं, चिरल कहते हैं, चिरल, पर प्रॉपर्टी कहते हैं चिरलिटी। दिया भी क्या है? डू नॉट शो द सिमेट्रिकल, इट्स मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोज।
सुपर इम्पोज नहीं होते, मतलब एक दूसरे को बराबर नहीं रहते। और जो ऐसा बिहेव करता है उसी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, और दूसरे नाम से उसको हम लोग एंटी आइसोमर के नाम से पहचानते हैं, एंटी आइसोमर। इसे आप नाम याद रखिएगा, आपको ऑर्गेनिक में बड़ा काम आने वाला है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके मैंने बताया कि इसके खुद यहाँ पे 3 भाग है, इन्होंने पहले 2 पार्ट में बांटा है इसको। एक पहले बांटा 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो आपने यहाँ पे भी पढ़ा था, पर ज्योमेट्रिकल था। ज्योमेट्रिकल सिर्फ फिगर बनाना, पर ऑप्टिकल मतलब ये इसका मिरर में कैसा बिहेव शो कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरीके से। तो इसलिए वहां पे भी नाम है, यहाँ पे भी नाम है। तो इनका कहना है जो स्क्वायर प्लैनर्स होते हैं वो सिमिलरिटी शो नहीं करते, क्योंकि देखो आपने पहले भी पढ़ा था इससे पहले वाले में कि स्क्वायर वाले में कैसा हो जाता है कि मान लीजिए उसका फॉर्मूला देखिए, मैं आपको इसको समझाऊं कि स्क्वायर वाला कैसा रहता है। तो m के साथ a 2a आ गया और 2b आ गया, मतलब बीच में m, इधर 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 इधर, हूबहू, मतलब मैं यहाँ पे कहूँ a और a, b और b, ऐसा अगर कहूँ और उसका फिर मैं कहूँ कि मिरर इमेज बनाओ तो वो सेम बनेगा। इसे स्क्वायर प्लैनर बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, अगर सबके सब लिगेंड अलग अलग हो तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हूबहू सेम रह गए, चारों के चारों सेम रह गए, तो फिर तो शो करेगा ही नहीं। ऐसे वाले हम चेंज करें तो भले हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं चारों के चारों सेम है, चारों लिगेंड सेम है, और वहां मैं कहूँ इसका सिमिलरिटी शो करेगा, तो सिमिलरिटी शो नहीं करेगा, सेम हूबहू सेम रहेगा। इसलिए मैंने कहा है कि डू नॉट शो द सिमिलरिटी इन द नेचर, नेचर ज्यादा शो नहीं करता है, बहुत रेयरली केसेस से केस होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल शो करता है। देखो इसी का दूसरा भाग, इसमें कैसे चारों के चारों लिगेंड सेम होंगे, मतलब कुछ इस टाइप के, MA4 हो जाएगा। तो इसमें अब चारों चारों सेम रहेंगे तो वो केस नहीं होने वाला, चारों चारों हूबहू चारों तक सेम होने वाला है। लेकिन इसमें कैसा है, टेट्राहेड्रल उनका कहना चाहिए शो करेगा, मतलब उसके चारों लिगेंड अलग अलग होंगे। लेकिन ये कुछ रीजन की वजह से, लेबोरेटरी नेचर की वजह से, लेबोरेटरी नेचर मतलब होते हैं जो अलग अलग कंपाउंड में जुड़ते हैं, उस चीज की वजह से ये डेक्सोफ्री लेबोरेटरी का वाला शो केस नहीं रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये बस सिमिलरिटी शो करता है, लेकिन डेक्सोफ्री लेबोरेटरी नहीं रहता है। आगे आते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा कि अब जो 6 कोऑर्डिनेट, हमने पहले भी देखा था 6 कोऑर्डिनेट का क्या काम होता है। तो 6 कोऑर्डिनेट में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया। उन्होंने कहा अगर मोनोडेंडेड लिगेंड्स रखेंगे, सबके सब अगर अलग अलग रखेंगे, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बड़े आसान सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें कुछ अलग अलग एक्टिविटी हो जाती है। अगर मान लो सबके सब अगर मोनो, अगर मैं कहूँ अगर 3 सेम हो गए तो इशू हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने कहा कंटेनिंग वन और मोर सिमेट्रिकल बाइडेंडेड, एक से ज्यादा सेम दिखने वाले अगर वैसे रह गए तो क्या होगा। यहां देखिए, यहां लिखा गया है कि तीनों के तीनों ही सेम हो, ऐसे जोड़ने वाले 3 लिगेंड तीनों के तीनों ही सेम हो, फिर भी वो शो करेगा। देखिए इनके स्ट्रक्चर में देख लीजिए, डी फॉर्म डेक्स्ट्रोट्री लेबोरेटरी मिरर इमेज में शो कर रही है। वही यहाँ पे एक और एग्जांपल है, और बहुत से एग्जांपल में देखने के लिए मिलते हैं, बस मैं आपको 2 एग्जांपल दिए हैं मैंने इस वाले केस में, ठीक है। अब ये आपका आइसोमर्स का टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर, स्टेरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, 4 कोऑर्डिनेट कंपाउंड, 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद वाले में ये टॉपिक नहीं रहेगा हमारा, इसके बाद रहेगा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि आखिरकार ये लोग बॉन्डिंग कैसे क्रिएट करते हैं, और आखिरकार अगर ये 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इनकी बॉन्डिंग बिहेवियर कैसे है, और 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इनकी बॉन्डिंग बिहेवियर, इनकी एक्टिविटी सब देखना पड़ेगा हमें, वो सब देखना है, ठीक है। देख लीजिए आप, ठीक। तो देखिए अभी आपके एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट आपके 4-5 पेज हमारे आधे पार्ट हो गए। आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी हमारा हो गया। ऑप्टिकल लिंकेज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आयनाइजेशन आइसोमर्स ये क्या होता है ये भी हो गया। सॉल्वेंट आइसोमर्स जहाँ पे लिखे गए हैं ना, सॉरी, कि सॉल्वेंट आइसोमर्स क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया आपके पास, वहां पे लिखा गया दिस आइसोमर इज द आइसोमर नोन एज द हाइड्रेट आइसोमर। तो हाइड्रेट आइसोमर हमने पहले देखा था, ये आपके ज्योमेट्रिकल से पहले वाले में जो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर था उसी में आपके ये आ गए थे, ठीक है। अब यहां से आता है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो Warner was the first to describe the bonding Warner was first to describe the bonding feature in the coordination compound, but this theory could not answer the basic questions.
ओके, तो वार्नर ने पहले ही एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स इशू हुए थे। तो देखिए यहां टॉपिक क्या लिखा है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपके पास टॉपिक है। तो पहली बार अटेंड किया था वार्नर ने, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि वार्नर ने इसको किया था 1892 में, ठीक है। अब इस 1892 में इनका मेन काम क्या था, इन्होंने अपने मेन पोस्टुलेट दिए। जब उन्होंने स्टडी किए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो उन्होंने इसके ऊपर अपने पोस्टुलेट दिए। तो पोस्टुलेट ये था कि सेंट्रल मेटल जो था, सेंट्रल मेटल वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा, वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के साथ रहेगा। अब प्राइमरी वैलेंसी वो जो आयनाइजेबल कर सके, आयनाइजेट कर सके, और करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन में स्टेट कंटेन कर सके विद सेंटर मेटल आयंस, नेगेटिव आयंस कंटेन करते हैं, और ये ज्यादातर डॉटेड से लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये उनके थ्योरी थे। सेकेंडरी वैलेंसी के साथ इसलिए था कि सेकेंडरी वैलेंसी में था कि वो नॉन आइसोमेरिज्म, नॉन आयनाइजेबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंटर मेटल आयन, और ये नेगेटिव भी कंटेन करते हैं, साथ ही साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करते हैं अपने अंदर, ठीक है। उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, हमने देखा है। और ये कह रहे हैं कि वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, थिकनेस लाइन के साथ। अब देखिए ये वाला जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता, बट ये सेकेंडरी वाले जो होते हैं ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉइंट डिफाइंड डायरेक्शन ऑफ द शेप, ये शेप रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी की वजह से जब इसको मॉडिफाई किया गया तो वहां पे पता चला कि हाँ ये ज्योमेट्रिकल में अलग अलग बिहेवियर शो करना स्टार्ट करते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि ये केस कब बातें हो रही है, 1892, मतलब 19th सेंचुरी के एंड में। ओके, अब उसके डेमो देख लीजिए, जो उन्होंने जब स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाए थे, उनका राइटिंग स्टाइल ये था, ये देख सकते हैं आप। राइटिंग स्टाइल ये था, सेंट्रल मेटल, ये बाहर से आयनाइज्ड पेयर है, और ये आपके लिगेंड। ओके, फिर इसको आप यहां देख सकते हैं, ये रहा लिखा हुआ। मैंने पहले कहा था ना, जो प्राइमरी वाला होगा वो नेगेटिव और शो करेंगे डॉटेड लाइन से, जो सेकेंडरी वाले होंगे नॉन आयनाइजेशन होंगे, न्यूट्रल सब चीज हो सकता है, वो थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, थिक लाइन जो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं ब्लैक डॉटेड लाइन से। अगर अब मैं बात करूं तो ये तो उनका था, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए थे कि बिहेवियर आयनाइजेबल बिहेवियर एक्सप्लेन किए थे सर्वत कॉम्प्लेक्स के, बट सबके एक्सप्रेशन नहीं दे पाए। अब इनके ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या थे कि उन्होंने इसके टेस्टिंग ऑफ टाइम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वेनिसिडेट ये भी नहीं कर पाए। आपके एनसीईआरटी में यहां पे मेंशन किया गया है कि व्हाई ओनली द सर्टेन एलिमेंट पोसेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्यों आखिरकार कुछ ही कंपाउंड ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। उनका ये सवाल था, यहां पे इस सवाल का नहीं दे पाए थे। व्हाई द बॉन्ड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, मैंने मेंशन किया है। Why the coordination compound have the characteristic magnetic and optical properties, जो हमने पहले को बताया मैंने कि ट्रांस और सीज करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, जैसे वो शो कर रहे हैं, एंगल शो कर रहे हैं। कि हमने देखा है कि हाइब्रिड करने में एंगल तो मेन मैटर करता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। साथ ही साथ वहां पे एक और चीज था कि उसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो लेबोरेटरी डेक्सोट्री, पर ये एक्सप्लेनेशन इनके पास नहीं थे, तो इनको मॉडिफाई किया गया। और मॉडिफाई करने के बाद जब मॉडर्न थ्योरी लाए गए तो इसको ही मॉडर्न थ्योरी के बेस पे लिखा गया, जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि अगर देखिए CO NH3 6 और Cl3 बाहर, ये रहा हमारा मॉडरेट वाला, मॉडर्न में जिसको लिखे जा रहे हैं उस तरीके का। तो मॉडर्न थ्योरी में अलग अलग पास थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। अब आपके बुक में यहां पे मेंशन नहीं किया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेनेशन टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है। यहां पे सिंपल लाइन मेंशन किए गए हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सेंटर मेटल आयंस अंडरगो द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन n-1 NS NP NS ये वाला रिप्रेजेंट करेंगे। अब NS NP क्या होते हैं, तो ये हाइब्रिड्स होते हैं, ये हाइब्रिडेशंस करते हैं। ऑर्बिटल हाइब्रिडेशंस किसके साथ,
तो सेंट्रल मेटल के साथ ऑक्टाहेड्रल रिप्रेजेंट करेंगे, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर पेंटाहेड्रल रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ यहां पे दिया गया है आर अलाउड टू ओवरलैप विद द लिगेंड, तो ओवरलैप कैसे करते हैं। साथ ही साथ दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर विद द बॉन्डिंग। अब ये चीज आपको मैं यहां पर समझाता हूं, मैं फिर से मैं वापस समझाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। प्रॉपर्टी क्या थे कि वैलेंस बॉन्ड थियरी, अब ये सबसे पहले बार वो किससे किए थे, लिनोस पॉलिस से किए थे, आगे चलकर उसको पॉलिस थ्योरी के नाम से पुकारे गए। इनके थ्योरी में ये कहना था, उन्होंने कहा ना कि NH&NP3 इसके बॉन्डिंग साथ क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ ये ओवरलैप क्रिएट करते वगैरह वगैरह। तो वो क्या था, उनका कहना था कि यहां पे जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे तो यहां पे लेविस बेस मतलब लिगेंड और लेविस एसिड मतलब सेंट्रल मेटल आयन, ये दोनों ही आपस में बॉन्डिंग करेंगे। उस बॉन्डिंग हम कहते हैं डेटिंग बॉन्ड, डेट करना। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट, उसको हम कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, डेटिंग बॉन्डिंग भी कहते हैं। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम ही था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से तालमेल मिला के चलना, मतलब साथ में मिलके रहना। तो यहां पे लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयंस आपस में मिलके रहते हैं और साथ में बॉन्डिंग होते हैं, उसको कोऑर्डिनेट के नाम दिए गए। और उनके पोस्टुलेट क्या थे, उनके पोस्टुलेट ये थे कि सेंट्रल मेटल जो होगा वो अपने वैकेंट स्पेस पे, जिन्होंने कहा ना sp2 sp3 या जो आपने sp2 जो पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जब वो हाइब्रिड करते हैं तो किसी और को अपने पास रुकने की जगह देते हैं, मतलब वहां पे बॉन्डिंग क्रिएट करवाते हैं, तो वो होते हैं वैकेंट ऑर्बिट्स। तो वैकेंट ऑर्बिट्स में लिगेंड को अटैच करवाएंगे ताकि वो एक कोऑर्डिनेट क्रिएट कर सके, एक कंपाउंड बना सके। दूसरा, वो जो वैकेंट ऑर्बिट है वो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ, लिगेंड के साथ, और वो कोऑर्डिनेट बनाएगा। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, मिक्सअप होंगे, दो पॉइंट के मिलते हैं, मैं आपको इसकी बात समझता हूं कैसे मिलते हैं। साथ ही साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर एनर्जी, उनके पास खुद की एनर्जी होती है, लेकिन जब मिलके साथ में तैयार होते हैं तो अपनी एनर्जी साथ में बांट लेते हैं, फिर जाके अपने आप को स्टेबल करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा NaCl, Na का पॉजिटिव वाला कंटेंट करते हैं, Cl का नेगेटिव वाला कंटेंट करते हैं, मैं सिंपल में बात कर रहा हूं। लेकिन जब साथ में मिलकर नमक बनाते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। जैसे अपने पर है कि प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जब बनते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं। तो सेम ये भी जब लिगेंड और मतलब लेविस बेस लेविस एसिड रहते हैं, उसके बाद जब कोऑर्डिनेट बनते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, साथ ही साथ अपने एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बैलेंसिंग बनाते हैं। जो सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं, जैसे मिक्सअप की बात कर रहे हैं ना, मिक्सअप मतलब कि जो सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं, जो उसके ऑर्बिट्स होते हैं, जो उसके वैकेंट ऑर्बिट्स होते हैं, वहां पे आके लिगेंड से अटैच करता है, और जब लिगेंड उसे अटैच कर लेता है तो वो फॉर्म क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग मेटलिक लिगेंड बॉन्डिंग की बॉन्डिंग तैयार करवाता है। ठीक है, अब उसके अलावा जो सेंट्रल मेटल के पास नॉन बॉन्डिंग, मतलब जो पहले से ही आपने पढ़े होंगे कि जहां पे ऑक्टाहेड्रल के साथ, ये ऑक्टेट रूल के हिसाब से, तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग क्रिएट नहीं कर रहे तो वो अफेक्ट नहीं डालते और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन उससे टेक प्लेस करता है। CR का मतलब केमिकल रिएक्शन मैंने यहां पे लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में। साथ ही साथ अब जब हम देख रहे हैं ना कि ये एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब सिंपल सी बात समझिए, एक बेंच पे दो लोग पहले, तीन लोग पहले से बैठे हुए हैं, कोई हट्टा कट्टा इंसान आया, उसको बैठना है, तो क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा, उसमें धक्का मारने से कोई एक दो गिर जाएंगे और उसके लिए जगह बन जाएगी। सेम काम करता है लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होंगे वो फोर्सफुली धक्का देंगे। हर्ट्ज रूल्स वो होते हैं जिससे हाइब्रिड किए जाते हैं। मैं को समझा हर्ट्ज रूल्स क्या होते हैं, उसके अगेंस्ट उसको धक्का मार के जगह बनाता है और फिर ये अपने आप पे स्टेबल कर पाता है, अपने वहां पर अरेंज करवाता है, जिससे ये एनर्जी अपने डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। लेकिन जब ऐसे हर्ट्ज रूल के खिलाफ जाता है तो उसमें दो केसेस आते हैं, दो केसेस। या तो जब वो धक्का देगा तो शायद अंदर में कोई एक इलेक्ट्रॉन खाली बच जाए, अनपेयर बच जाए। अगर अनपेयर बच गया, इनकी बॉन्डिंग हो चुकी है लेकिन अंदर में कोई, इन दोनों के मिलने के बावजूद भी कोई अगर अंदर में अनपेयर है, तो ऐसे वाले को कहेंगे हम, तो वो जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन मानिए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, धक्का दिया और उसने पर जगह बैठ गया, कोई वहां पे खाली जगह नहीं बचा हुआ है, वो जो कंपाउंड शो करेंगे डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब आपको मैं नेक्स्ट रूल में समझाता हूं आखिरकार ये हर्ट्ज रूल्स क्या होते हैं, हर्ट्ज रूल के खिलाफ आके स्ट्रॉन्ग लिगेंड आके अटैच कैसे करते हैं, और साथ ही साथ
ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे शो करता है, और आपके बोर्ड में ज्यादातर कौन से पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, देखिए अब यहाँ पे आपके पास है स्ट्रक्चर एंड शेप, आपके पास यहाँ पे आया भी था स्ट्रक्चर एंड शेप पे। आप अगर टेबल देखेंगे 9.2 में टेबल, यहाँ पे टेबल में मेंशन है नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर दिया है 4 5 6 6। हाइब्रिडाइज कैसे कर रहे हैं, कोई sp3 कर रहा है, dsp2 कर रहा है, कोई sp3d कर रहा है, मतलब ये टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लैनर, ट्रायगोनल, ऑक्टाहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के ये वाले केस बताए गए, ठीक है। इनका कहना है कि ये जो बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि देखो बॉन्डिंग क्रिएट करना मतलब स्ट्रक्चर शेप में आपके पास ऑक्टाहेड्रल वाला केस आता है, टेट्राहेड्रल वाला भी केस आता है, स्क्वायर वाला भी केस आता है। अब इनमें होते हैं कि वो बॉन्डिंग कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल वाला केस है, ऑक्टाहेड्रल केस में दिया गया है कि इसमें 2 क्रिएट करते हैं, आपके पास दिया हुआ है ना, यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है स्क्वायर प्लैनर एंड टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लैनर क्या करता है, sp3 करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखता है, और स्क्वायर प्लैनर जो, यही अंतर है टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर में, स्क्वायर प्लैनर में dsp3 dsp2 ये आएंगे, मतलब टेट्राहेड्रल वाले में आपके पास sp3 मतलब 4 ऑक्सीडेशन नंबर, और स्क्वायर प्लैनर में d ब्लॉक sp2, इसमें भी 4 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें है, पहला आता है आपका इनर वाला, आप अगर टेबल में चेक करेंगे तो वहां पे नीचे मेंशन है 2 टाइप के, एक है sp d2 sp3, इसका मतलब वो देखो डी ब्लॉक मतलब इनर वाला डी ब्लॉक, आप यहां पे देखिए, यहां पे मैंने बनाया आपके लिए, मैंने ये समझ कैसे होता है ये। तो इनर डी ब्लॉक खाली रहते हैं, तो उसमें n-d, अगर आपने डीएनए ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां बताते हैं कि वो कैसे कैसे ब्लॉक खाली रहते हैं ऑर्बिटल वैलेंसी क्रिएट करने के लिए, मतलब वैलेंसी के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए। अब अगर इनर वाला डी है तो लेस नंबर ऑफ अनपेयर रहेंगे, लो स्पिनिंग करेंगे, और अगर आपको पहचानना हो तो जो अगर इनर डी वाला दिया हुआ है तो इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, डायमैग्नेटिक। इसी में उल्टा दूसरा वाला है आउटर ऑर्बिटल्स। आउटर ऑर्बिटल्स आप कैसे पहचान सकते हो, ये देखिए sp3d2 डी ब्लॉक बाहर वाला, आउटर वाले में, इसीलिए डी एंड डी लिखा गया ऑर्बिट के लिए। अब ये पैरामैग्नेटिक शो करता है, साथ ही साथ ये हाई, ये आपका हाई स्पिनिंग शो करते हैं, ओके। अब यह एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया गया, देखिए आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, इन्होंने एग्जांपल लिया आपका C4 अमोनिया 3 6, और इनकी वैलेंसी बताई गई है +3। अब आपको लगेगा कि ये +3 आया कैसे है, देखिए यहां पे 2 से 3 चीजें हैं। सबसे पहला तो मेन ये कि आपको पहले पता करना पड़ता है इसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जुड़े हुए हैं। अब वो कैसे पता लगा सकते हैं, तो उनके तरीके होते हैं। सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा, यहां मैंने 3 बताया +3, तो आप इसका चेक कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हमारे पास अमोनिया, अगर मैं इसको x मान लू +6, ये 0 प्लस इज इक्वल टू +3 रहेंगे, ठीक है। और ये तो कुछ मतलब रहा ही नहीं, x इज इक्वल टू +3, तो बस +3 आया, मतलब देखिए +3 रहेगा, मतलब अपनी 3 वैकेंट स्पेस बनाएगा ये, अपने +3 बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए रहेगा। अब हमें ढूंढने होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने से बॉन्डिंग रहेंगे, तो क्या रहता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर साथ ही साथ प्लस कर लीजिए, इसमें कितने, मतलब इसके चार्ज कितने हैं माइनस करना पड़ता है, और साथ में कितने लिगेंड जुड़ रहे हैं वैसा। लेकिन आपने एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया गया, बस शॉर्ट में बातें करते हैं, तो हम उतने पे रहते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अब कोवेलेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखने होते हैं। उसके हिसाब से आपके बुक में बस इन्होंने ज्यादा 2 चीज का मेंशन किया, तो हम 2 चीजें बात करते हैं। अब इससे पहले मैंने एक चीज देखा था कि वो लोग हर्ट्ज रूल की बात कर रहे थे, हर्ट्ज रूल्स।
हंस क्या कहता है कि कोई भी एटम के जो इलेक्ट्रॉनिक पुटअप होते हैं, आपने पहले पढ़े होंगे ये S1s 1s2 2s 2p6, ये अपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सबसे पहले, जैसे मतलब मान लीजिए यहां पर आपके पास जो गिवन है ये 3D है, फिर आपके पास ये 4s और ये 4p, ये वाले कंटेन कर रहे हैं। मतलब अगर लास्ट वाले ब्लॉक में डी वाले में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तो लास्ट में हमें ये 6 मिलेगा, तो 6 मिलेगा। अब डी वाले में पता है कि डी वाले में कितने, कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो पहले आपने क्या किया, पहले 1 2 3 4 5 पुटअप कर दिए, एक और बच गया, आपको एक यहां पुटअप करना है। ये होते हैं हंस रूल। ये नहीं कि हमको जोड़े 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 क्रिएट करना है, क्योंकि स्पिनिंग की बात हो रही है ना, दो अपने पड़ेंगे कि दो इसमें साथ में रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं इसमें, ये हंस रूल्स हो गए। लेकिन अब जैसे इसके पास लिगेंड्स आएंगे, देखिए आपको यहाँ पे लिगेंड्स बताया गया, लिगेंड किसको लिया गया, अमोनिया को, अमोनिया यहां पे लिखा गया 6, मतलब ये 6 इसको खाली स्पेस चाहिए जुड़ने के लिए, क्योंकि ये डाई लिगेंड वाले होते हैं। 2 है यहाँ पे आपके पास एन और एच हाइड्रोजन 2 है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 2 × 6 तो 12 नंबर पे इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये इतना इसको जगह चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन को पुटअप करना पड़ेगा, तो 12 इलेक्ट्रॉन पुटअप करना है, तो 6 ब्लॉकिंग खाली चाहिए इसको, 6 ब्लॉकिंग, ठीक है। तो अब यहां पे करेंगे कैसे, तो इन्होंने पहले कहा था कि डी ब्लॉक के अंदर आपको खाली रखना पड़ेगा 2 ब्लॉक, डी ब्लॉक वाला अंदर। तो इन्होंने क्या करवाया, इसको यहां से उठाए, यहां पुटअप कर दिए, पर अपोजिट में होता है, एक ब्लॉक यहां से खाली हो गया, इसने यहां से उठाया, यहां खाली कर दिए, यहां खाली हो गया। अब देखिए D2 चाहिए था तो 2 D खाली हो गए, उसके बाद में एक S चाहिए, तो आपके पास S ब्लॉक तो था ही, पहले से लिया गया था S ब्लॉक, ठीक है, ये आ गया था S ब्लॉक। अब साथ में इसके बाद वाले में क्या चाहिए, P के 2 ही चाहिए, ठीक है। इन्हें आपके पास sp, हाँ D2sp3, सॉरी D2sp3 चाहिए। तो यहां आपको ये 3 कंटेन हो गए, ये 3 खाली ब्लॉक जो नेक्स्ट वाली जगह चाहिए। ये ऐसा हो गया कि मतलब मानिए तो मैंने कहा था ना कि एक बेंच पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आप चाहते हैं कि और लोग बैठे, या तो आप इनको हटा दो या तो यहां कुछ और साथ में जोड़ दो, तब वहां पे लोग बैठ पाएंगे। सेम केस यहां पे वही चीज का हुआ कि पहले इन्होंने अपने पास खुद का जगह बनाया, लेकिन ये कह रहा है कि बस इससे इतने से होगा नहीं, मुझे और भी चाहिए, क्योंकि हम लोग टोटल कुल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन हम दोनों के पास है, तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे 6 जगह खाली जगह चाहिए। तो 6 में से इन्होंने कहा कि मैं आपको सिर्फ 2 ही दे सकता हूं, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं, हम और भी जगह अरेंज कर सकते हैं आपके लिए, मेरे पास जगह अरेंज कर लिए। तो ये कुल मिला के ये 2 आपके डी ब्लॉक से आ गए, ये आपके एस ब्लॉक से आ गए, और ये आपके P3 ब्लॉक से आ गए, इसलिए sp2 ये आपके पास यहां पे कंटेन करते हैं। बाकी देखिए ये तो आपके पास यहां पे पहले से ही, यहां इन्होंने ऐसा कर दिया था, थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा। अब उसके बाद जब ये अमोनिया का कंटेन किया, अमोनिया कंटेन किया तो क्या होगा, यहां पे 6 ब्लॉक आ गए इसके पास, 1 2 3 4 5, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने हो गए। अब आप अगर देखेंगे लास्ट में हमने एक चीज, इससे पहले हमने एक चीज पढ़ा था कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, मतलब अगर नंबर ऑफ लेस पेयर होंगे तो डायमैग्नेटिक, अगर नंबर ऑफ अनपेयर ज्यादा होंगे, ये जहां पे लिखा है मैंने ना पैरामैग्नेटिक, ये तब काम करेंगे जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। तो क्या आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि यहां पे कई नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कोई भी बॉक्स खाली है इसमें से, नहीं खाली नहीं है, तो इसका मतलब खाली नहीं है तो इसमें चला गया, डायमैग्नेटिक हो गया, लो स्पिनिंग करेगा। देखिए बुक में यहाँ पे लिखा भी गया है, 6 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द वन ईच अदर मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द 6 हाइड्रोजन पे मेंशन किया गया, डायमैग्नेटिक शो करेगा क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। साथ ही साथ यहाँ पे डी ब्लॉक में हाइब्रिड करेगा ये, और इनर वाले में बिलोंग करता है, लो स्पिनिंग क्रिएट करता है। ऐसे ही सेम दूसरे वाले होते हैं, और जो पैरा शो कर सकते हैं, पैरा वाले मतलब दूसरे वाले, यहाँ पे एग्जांपल देके रखे। तो उन्होंने एक और पैरा, यहाँ पे एक और एग्जांपल उठाया,
अब ये था डायमैग्नेटिज्म वाला, डायमैग्नेटिक मतलब कोई जगह खाली नहीं था। फिर ये लोग उठाते एक और उठाते पैरा वाले, जो कि ऑक्टाहेड्रल का ही है इनका। देखिए मेंशन किया है यहाँ पे इन्होंने, द मैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल यूजर द ऑर्बिटल्स है मेंशन, यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स हेलिक्स के लिए शो करेंगे इस वाले में। अब इन्होंने यहाँ बुक्स में आपका एक और एग्जांपल दिया है। आप पीछे पेज पलटाएंगे तो पीछे पेज में आपके पास नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है आपके पास वैसे ही Na वाला सेम केस, निकल वाला, निकल हम यहाँ पे बॉन्डिंग क्रिएट करवाए हैं। अब ये जो है ये बाहर की तरफ हुआ है, उसमें देख सकते वहां पे भी अनपेयर वाले केस हैं। मतलब आपका एक ये तो हो गया जहां पे अनपेयर एक भी नहीं है, मैं आपको एक और दिखाता हूं जहां पे पेयर होते हैं, अनपेयर रह जाते हैं। आपके बुक का एग्जांपल है, इन्होंने एग्जांपल लिया है NaCl4 +- 2 तो अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला सेंट्रल मेटल के एटम कितने एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां पे डी ब्लॉक तक जा रहा है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। पहला Na का एटम ऑब्वियसली है ना हमारे पास, देखो अब इसमें ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा तो है ही नहीं, या तो D2sp3 पे आएगा तो sp2 पे आएगा, ये दो केस पे रहेगा, तब हमें दो से बात करनी है। तो यहां पे देखिए आपके पास कौन सा आया है, यहां पे आपके पास कुल मिला के जो हम बात करेंगे तो थर्ड नंबर, मतलब ये D8 पे आया है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने हो गए। अब डी वाले ब्लॉक उसके पास क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, ये आपका एस ब्लॉक आ जाएंगे, आपके पास ये 3D है तो ये 4s, उसके बाद पी वाले ब्लॉक 4p, आपके पास ब्लॉक आ गए। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहां पे कि वापस से देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा इसका। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पता चलता है कि इसके पास कितने पेयरिंग के ग्रुप बनाएंगे ये, तो यहां पे कुल मिला के इनका पता चलता है कि 2 का रहता है, तो 2 खाली जगह छोड़ेंगे ये अपना। आप अगर इनका भी अगर निकल का निकालोगे ना तो बिना में पता चलता है कि निकल का +2 है, +2 आइटम का एग्जिस्ट करता है ये। अगर +2 आइटम एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, हमारे पास वापस से हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 की बात डिमांड कर रहा है ये, पर ये तो आउटर वाले की बात कर रहा है, ये तो आउटर वाले बात कर रहा है, मतलब ये इनर वाले कुछ भी डिस्टर्बेंस करेगा ही नहीं इनर वाले पे। चार ही जुड़ रहे हैं, पहले 6 थे अभी 4 वाले हैं, तो ये क्या करेंगे, जो बाहर के ब्लॉक वाले हैं वो वाले ले लेंगे, क्योंकि ये आपका कौन सा जा रहा था, ये आपका स्क्वायर पैनल, हम आपको मैं बताया था मैं, स्क्वायर पैनल वाला, ये स्क्वायर पैनल, जिसमें मतलब बाहर में देखो चारों के चारों सेम, हमने पहले बताया था कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, चारों के चारों सेम रहता है, स्क्वायर में क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपके पास चारों सेम है, तो सेम में क्या रहेगा, sp3 हमारे पास ये रहा s ब्लॉक और ये रहा p ब्लॉक, ये खाली रहेंगे, 4 आ गए, ये डबल कंटेन करते ही है, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटेन कर लिया अपने पास। ठीक है, और ये कंप्लीट इसका बॉन्डिंग तैयार हो गया। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक अनपेयर, 2 अनपेयर बच जा रहे हैं। अगर अनपेयर की मात्रा बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर अगर बढ़ जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, और पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे तो हाई स्प्रिंग शो करेंगे। वैसे कैरेक्टरिस्टिक को लिखना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, सभी चीज कैसा है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट में देखते हैं कि आखिरकार आपके बुक में एक और चीज मेंशन है कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता करें। यहाँ पे दिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आपने देखा कि मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, कि मेन आपको देखना पड़ता है कि ये बॉन्डिंग कैसा क्रिएट करवा रहा है, सर आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि वो ऑक्टाहेड्रल में इनर वाला क्रिएट कर रहा है, आउटर वाला क्रिएट कर रहा है, टेट्राहेड्रल बन रहा है, किसका पैनल बन रहा है, ऐसा वाला। ठीक है, ओके, ओके। देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है ये एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। ये आपके पास सवाल भी आते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसे सवाल कैसे सॉल्व करना है। मैग्नेटिक स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, इनके ऊपर अब ये जो वर्क किया जाता है, जो एनसीईआरटी में जो बताया गया था, उनका ये कहना था कि हम बार बार, अभी हम देख रहे थे कि अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन खाली है
खाली है तो पैरामैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ऐसे सबसे नाम पढ़ रहे थे। वैसे यह बताया गया कि देखिए अगर ये कंपाउंड आपके पास है, इनके पास यहाँ पे 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। तो ऐसे में किसी के पास 4 खाली अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पैरामैग्नेटिक। अगर आप ये बात करो कि नहीं हम देख के कैसे पहचाने, आप बोलोगे नहीं -3 है, -3 है, -3 है, तो उनके पास अनपेयर है तो वो पैरामैग्नेटिक शो करेगा। पर यहां ये भी तो -3 है, तो ये डायमैग्नेटिक शो क्यों कर रहा है ना? बुक में क्या इसमें अभी तक दिया नहीं था। तो अब वही चीज हुआ कि इसके ड्रॉबैक बैठ गए, ड्रॉबैक ये बैठे, उन्होंने मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बता पाए, कलरिंग कोडिंग नहीं बता पाए, कलरिंग क्यों होते हैं, थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी क्या होती है नहीं बता पाए, काइनेटिक एनर्जी स्टेबिलिटी क्या होती है ये नहीं बता पाए, साथ ही साथ ना ये अंतर बता पाए कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में अंतर क्या है, क्यों कोई उसको धक्का मार के अंदर की तरफ वो उसका अनपेयर नहीं होने देगा वैसा, या उसको पेयरिंग मतलब अनपेयर ज्यादा होने देगा ऐसा, ये तो एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाए, बस बोले कि बॉन्डिंग क्रिएट कर देता है, सर्किट कर देता है। इनर आउटर ऑर्बिटल क्यों शो करता है ये हमेशा, ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे लोग, कुछ नहीं दे पाए थे। इसीलिए इसके बाद आया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये बेथेल ने प्रपोज किए थे, एक्सप्लेन किया गया कि जिन्होंने नेचुरल बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग कैसे क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो बात किए थे ये क्रिस्टल नेचुरल बॉन्डिंग ऑफ आयोनिक क्रिस्टल के ऊपर बात किए थे, ठीक है। उसी साथ में यहाँ पे थ्योरेटिकल अप्लाई फॉर द, बाद में इसको थ्योरेटिकल अप्लाई किया गया था स्कोलेप्स पेनी, इतने खतरनाक नाम होते हैं, वेन ब्लिक्स, ये उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ ये बात में इंटरेक्शन भी बताया कि मेटल आयंस और लिगेंड में कैसा इंटरेक्शन होता है। मुझे यहां पे बोला गया ना कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कह रहा है कि इनर की तरफ होगा, कौन कह रहा है कि आउटर की तरफ होगा और क्यों होगा, अगर आप चार्ज देके बता दोगे, ये तो नहीं बता पाए थे, लेकिन ये चीज इन्होंने एक्सप्रेशन किए थे। साथ ही साथ इन्होंने 2 एनर्जी लेवल बांटे, क्यों ऐसा होता है, T2G EG, इनके बीच का डिफरेंस जो रखा गया, एनर्जी स्पीड जो डिफरेंस है 10dq या 10 एनर्जी के बीच में डिफरेंस रखा गया। साथ ही साथ इन्होंने एक स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेनेशन किए, इनके पोस्टुलेट है सब चीज के, क्रिस्टल के पोस्टुलेट है सब चीज के, वो ये चीज था कि नंबर एंड नेचर ऑफ द लिगेंड और ज्योमेट्रिकल फिगर पे डिपेंड करता है, उसका नेचर। हम कहते हैं ना कि अगर मैं ये कह लूं कि हीलियम को रिएक्ट करवा रहे हैं हम, जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, तो रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि उससे नेचुरली ऐसी है कि वो अपने में स्टेबल रहता है, तो जल्दी रिएक्ट करेगा नहीं। सेम वैसे चीज का। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आखिरकार ये दोनों का ग्राफ कैसा है, नेक्स्ट टॉपिक में ग्राफ कैसा है, ग्राफ डिफरेंसेस कैसे होते हैं, साथ ही साथ ये कलर कोडिंग कैसे बता पाए, ठीक है, ओके। ठीक, अभी देखिए, अभी यहां पे आपके पास 2 ग्राफ बने हुए हैं, ये 2 ग्राफ, दोनों ग्राफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के विषय रिप्रेजेंट करते हैं। ये वही मेन चीज है जिसके वजह से बताया गया है कि लिगेंड आखिरकार वीक या स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, ये मेन ग्राफ के हिसाब से बताया गया है। अभी देखिए आपके टेक्स्ट में बना हुआ है, वहां पे लिखा भी आपके पास टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इनके बोला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल विच कंसीडर द मैग्नेटिक लिगेंड बोथ द आयनिक पेयर, तो मतलब आयनिक पेयर हिसाब से होता है, यहाँ पे आयनिक अराइज होते हैं इसके अंदर, और प्योरली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल आयंस एंड लिगेंड के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर कैसे कैसे लिगेंड्स होते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग करके ये आखिरकार वो मैंने बताया कि दो चीज स्प्लिटिंग करते हैं, ये एक करते हैं हाई लेवल पे जाते हैं ये EG, और दूसरा आता है 2EG पे जाते हैं, 2 चीज पे। अगर आप बात करोगे ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के यहाँ पे, तो d ऑर्बिटल ही स्प्लिटिंग करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग में जो सेंट्रल मेटल आयंस होते हैं उसके पास लिगेंड नहीं होते, तब वो अपने 5 डी जनरेट करवाते हैं, हमने पहले भी देखा था 5 डी जनरेट करवाते हैं। अब उसके साथ ये हाइपोथेसिस केस में जाते हैं, मतलब उसमें जब वहां पे लिगेंड्स आते हैं उनकी बॉन्डिंग के लिए, तो 2 टाइप के केस होते हैं, एक लोअर और एक हायर एनर्जी लेवल को क्रिएट करवाते हैं, जिसमें स्प्लिटिंग होते हैं। वही इसमें बात करें टेट्राहेड्रल में, यहां पे उल्टा हो जाता है, यहां पे EG वाले नीचे हो जाता है, और ये जो आपका जो TG आपके ऊपर TG लिखा हुआ है, तो TG ऊपर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस समय ये स्प्लिटिंग होते हैं
यहाँ मैंने 10 DQ लिखा, आपके बुक में टेक्स्ट बुक में डेल नॉट लिखा गया है। स्प्लिटिंग ऑफ द लेवल ऑफ ड्यू टू, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड की वजह से कि स्ट्रॉन्ग है या वीक, उसकी वजह से अपने को स्प्लिट आउट करते हैं ये, और उन्हीं को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब इसमें क्या चीज हमें पता चला कि कैसे पता करेंगे, इनका कहना है total gain of energy obtained by the filling the e electron of in the d orbital is given the crystal field theory stabilization। हमें CFSE को हमें स्टेबल करना पड़ता है, हमें उसको स्टेबल लाना पड़ता है। उसका से डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उस पर स्टेबल कर रहे हैं, कितने उससे अटैच कर रहे हैं। तो अब इसकी कैसे पता चले कि वो किस पे, मतलब कितना उसका मैग्नीट्यूड है। हमने 10 के से गैप माना है, कहा गया है डिपेंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो लार्ज नंबर ऑफ वो स्प्लिट आउट करेगा और वहां पे डेल की स्प्लिटिंग के लेवल पर हाई वैल्यू मिलेंगे आपको। अगर वीक लिगेंड हुआ स्मॉल स्प्लिट आउट करेंगे और ये आपको लेस नंबर मिलेंगे। तो कुल मिला के डिपेंडेंट करता है डी सेल पे कितना स्प्लिटिंग कर रहा है, उससे से पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक। साथ ही साथ लिगेंड जो होते हैं, यहां पे लिगेंड की सीरीज दी गई है, अब सीरीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से। अब देखो तो टेक्स्ट में ऐसा मेंशन है साफ साफ, ये लाइन मेंशन है यहाँ पे ऐसा। अब उसमें सबसे पहला बीच में जो वाटर आता है वो न्यूट्रल होता है, उससे पहले वाले वीक होते हैं, उसके बाद वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड गिने जाते हैं। अब इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिफरेंट लिगेंड, अलग अलग लिगेंड होते हैं, ये अपने एब्जॉर्ब करते हैं। अब साथ ही आपके टेक्स्ट में एक और चीज मेंशन है, इनके नीचे दिया गया है। तो ये आपके जब फिगर आता है, आपके पास फिगर आते हैं, ये वाला फिगर, ये वाले दोनों यहाँ पे फिगर आपके पास है, उसके नीचे पैराग्राफ मेंशन है, लेट ये सच अ सीरीज ऑफ द लिगेंड इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल्स में मेंशन है लाइट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। चलो हम मान लेते हैं, असाइन करते हैं कि डी ऑर्बिटल है या ऑक्टेटल का है, और यहाँ पे सिंगल है, मतलब कि ऑब्वियसली द सिंगल डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई वन ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स in the d square d cube orbital entirety। the d electron occupy, तो d occupy करेंगे, यहाँ पे देखो d2 d3 ना, तो d2 d3, ये देखो dxy dxyz dzx, यहाँ पे दो हो गए, x स्क्वायर माइनस y एक हो गया, dz स्क्वायर ये एक हो गया। तो d2 d3 इस पे डिपेंडेंट करता है, और ये अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल को फॉलो करता है। हर्ट्ज रूल इससे इन्होंने पहले कहा था। फिर जो D4 की बात करें, पॉसिबल 4 पैटर्न तैयार करवाते हैं, 2 पॉसिबल पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। 4 इलेक्ट्रॉन कुड बी एंटर द 2G में 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पेयर कर सकते हैं, या नहीं तो इसको अवॉइड कर सकते हैं और वो डायरेक्ट ई लेवल पे जा सकते हैं दो पेयरिंग करने के लिए, या तो इसमें या तो इसमें पेयरिंग करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा मेंशन है। अब when this possibility occur depending on the relativity magnitude crystal field theory del knot and the pair of p, ये और पेयर ऑफ पी पे डिपेंड करता है। मतलब कुल मिलाकर मैं यहां पे लिखूं डेल नॉट पी, इस पे इनका कहना है कि अगर पी मतलब है आपका पेयरिंग एनर्जी, जो पेयरिंग करेंगे जो एनर्जी रिक्वायरमेंट लगेंगे, अगर डेल पी ज्यादा रहा, मेंशन है इफ डेल पी द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर ऑन द ईजी गिवन द कॉन्फिगरेशन टीई T2G E square, ligand of the P known as the weak field ligands and has the highest spinning configuration। अगर ये ऐसा क्रिएट करता है तो वो T2G वाले में जाएगा, और साथ ही साथ ये हाई स्पिनिंग शो करेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के मतलब सॉरी वीक लिगेंड फील्ड वाले मिलेंगे। इसी का ऑपोजिट होता है, अगर डेल नॉट ज्यादा हो जाएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी के हिसाब से, तो ये ऑपोजिट होगा और TEG वाले पे चले जाएंगे, TEG वाले पे केस तैयार करेंगे, और वो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले केस इनके लिए मिलेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा था। अब यहां भी सेम इसी कैसे हम लोगों के टेट्राहेड्रल के अंदर जो बताया गया है, टेट्राहेड्रल डिपेंड करता है यहाँ पे एनर्जी लेवल 4/9 के एनर्जी लेवल से बांटा गया है। जी जो है सब्स्टिट्यूट यूज फॉर द ऑक्टेहेड्रल स्क्वायर प्लानर्स सिमेट्रिकल शो करते हैं, सेम एनर्जी लेवल होते हैं। तो ये इनका मतलब साफ साफ यहाँ पे पता चलता है हमें कि हमें यही पता करना है कि ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल, स्प्लिटिंग है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिटिंग है, और ये पेयरिंग एनर्जी है, ये ज्यादा होता है या कम। अगर ज्यादा हो जाता है तो वो नीचे की तरफ TEG पे चला जाएगा, अगर ये उल्टा हो जाता है तो ऊपर की तरफ बर्निंग करना स्टार्ट करेंगे, चेंज हो जाएंगे ये आपके। ठीक है, यहां मेंशन भी है del P naught will become the more energetically favored for the fourth electron to occupy
ऑर्बिटल फॉर द कॉन्फ्लिगेशन लिगेंड विल प्रोड्यूस दिस इफेक्ट एज नोन एज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड द लो स्पिनिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब मैं यहां से ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग है या वीक, हमें मेन यही पता करना है स्ट्रॉन्ग है या वीक, और लो स्पिनिंग कर रहे हैं या हाई स्पिनिंग कॉम्प्लिकेशन शो कर रहे हैं, ये चीज का। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास है कलर कोडिंग वाला, कलर कोडिंग और बॉन्डिंग मेटल है, इससे भी लिमिटेशन फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां पे अपने पास दिया है टॉपिक, आपके पास कलर इन कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपके पास यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहां मैंने तो फिगर बनाए हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में दिए गए कि कैसे कैसे आपके पास टेबल है, लास्ट एक टेबल है, यहाँ बताया गया है कि कंपाउंड के कैसे कैसे कलर चेंजेस हो रहे हैं जब वो ग्राउंड स्टेट पे होते हैं या जब एक्साइड स्टेट पे जाते हैं, तब कैसा होता है। यहां हमने एग्जांपल लिया, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लिया है मैंने, TiH2O6 पावर इसका बाहर CH3 वाला, ये 3+ वाले हैं। इनमें क्या कहना है कि ये जो वर्किंग कैसा है कि कंपाउंड अगर अपने अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उन्हें पहले ही पढ़ा है कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर भागने की कोशिश करता है, स्प्लिटिंग करता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। सेम वैसे यहां होता है, जब वो लो ग्राउंड स्टेट पे होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले ये ग्रीन रीजन में रहता है, ये कलरिंग रहते हैं ये, पर एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही ये सडनली एक्साइड स्टेट पे चला जाता है। लो ग्राउंड लेवल पे होता है T2G, एनर्जी एक्सेप्ट करते ही वो हाईली स्टेट पे चला जाता है EG पे। तो ऐसे में देखिए, येलो कलर से चेंजेस किया जाता है वॉलेट कलर, यहां कॉन्फ़िगरेशन पढ़िए 1 पे था, इस पे यहां पे 0 था, फिर एनर्जी एक्सेप्ट करते ही यहां पे HB मिलते ही ये आपस में चेंजेस कर दे। अब ये जो हुआ इसको हम कहते हैं, ये आपका ड्यू टू द डी ऑर्बिटल टू डी ऑर्बिटल, डी टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, वही तो बाहर की तरफ निकलता है, तो डी टू डी। ओके, अब ये जो है आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, यहां पे आपके पास जो Ti है ये आपके 3D वर्ल्ड सिस्टम में बिलोंग करता है, ग्राउंड से पहले से लाइक कर रहा था ये। ओके, अब इन सभी के बाद जब लास्ट ऑफ आपका टॉपिक खत्म होने पे आ गया है, तो यहां पे आते हैं इसकी लिमिटेशन। तो लिमिटेशन ये था कि इससे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थे, उसपे एक्सप्लेनेशन ये दिए गए थे कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, बट ठीक है बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन रियलिस्टिक में एग्जिस्ट नहीं कर पा, मतलब शो नहीं हो रहा उतना, रियलिस्टिक में नहीं पता चल रहा है इसका इतना। साथ ही साथ इन्होंने सिर्फ डी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन किया था, पी ऑर्बिटल एक्सप्लेन नहीं किया था, बस SPD था, तो डी का एक्सप्लेनेशन क्या, पर पी का एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं। साथ ही साथ इनके पास एक्सप्लेनेशन ये भी नहीं था कि आखिरकार वाटर जो कि न्यूट्रल है, ये आखिरकार मोर ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कैसे हो जाता है OH नेगेटिव से। ये रूल आउट सिर्फ पॉसिबिलिटी करता है पाई बॉन्डिंग पे, लेकिन पाई बॉन्डिंग तो इस वाले पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था इनका, ड्रॉबैक। और ओके, यहां पे इन्होंने वेटेज भी नहीं दे पाए जो भी लिगेंड और मेटल में अटैचमेंट था, और ये एक अनरिमेन रह गया कि आखिरकार ये दोनों प्रॉपर्टी अलग, इससे पहले हमने देखे थे ना कि अलग अलग लिगेंड सेंटरमेंट के साथ कैसे बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये चीज एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, बस इन्होंने कलरिंग एक्सप्लेनेशन कर पाए और डी एक्सप्लेन कर पाए। ओके, अब चैप्टर पर खत्म ही हो गया है, एक लास्ट आपका बच्चा है, आप एप्लीकेशन खुद पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन ही है। अब एक चीज बचता है आपका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ द कंपाउंड सॉल्यूशन, जब आप लोग मिक्सिंग करते हैं तो स्टेबिलिटी कैसे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, यहां आपको रेट ऑफ कांस्टेंट में पता करना पड़ता है, उसी को हम नाम देते हैं आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए एक सेंटीमेटल लिगेंड के साथ जुड़ रहे हैं, कंपाउंड तैयार कर रहे हैं, तो कांस्टेंट मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो के हमें यहां से मिलता है, वो निकाला गया है। अब ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, ये आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, यहां मैंने अलग से बताया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीडी से ज्यादा होता है कॉपर का, ये रिएक्टिविटी सीरीज यहां पे दी गई है। ठीक है, कुल मिला के आपका चैप्टर खत्म हुआ, कुल मिला के चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर थोड़ा करते करते बहुत लंबा हो रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।